हाय, माई सेल्फ रितेश। आज के वीडियो में हम एसीएफ के जो पेपर है फिजिक्स, उसका फिजिक्स पार्ट जो है उसके जो 2016-17 में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। और 2016-17 में जो क्वेश्चन आए थे वो मिक्स है अभी। ठीक है। कोशिश मैं ये करूँगा कि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन का कम से कम हमारा सॉल्यूशन हो जाए। और जैसे एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि उस क्वेश्चन से जुड़े अन्य जो फॉर्मूले होते हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएं, ताकि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको डील कर सकें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 2016 या 17 में मेंशन नहीं किया हूँ कि 17 में है कि 16 में है, बट ये उन्हीं में से क्वेश्चन है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर विद्युत धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। फिर से बोल रहा हूँ, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर विद्युत धारा बह रही है। जैसे मान लीजिए कि ये पृष्ठ है और इसके लंबवत अंदर की ओर मान लीजिए पेन। ठीक है। विद्युत धारा बह रही है तो ये पूछ रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, जैसे ये चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उस चुंबक, ये किसने बताया था? ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी तो ये डिपेंड करती है कि धारा किस दिशा में बह रही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकते हैं, अगर धारा नीचे की ओर बह रही हो या फिर धारा ऊपर की ओर बह रही हो। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक दाहिने हाथ का नियम दिया गया। फिर से बोल रहा हूँ, किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने के लिए दाहिने हाथ का नियम दिया गया। वो नियम ये बोलता है कि अगर धारावाही चालक को जैसे आप हाथ से पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, ठीक है, और आपका जो अंगूठा होगा वो धारा के बहने की दिशा को बताएगा। तो मान लेते हैं ये पेन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो मैं अंगूठे को ऐसे सीधा रखूंगा तो उंगलियां मेरी जिस दिशा में मुड़ेंगी वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगी। क्लियर? तो धारा जब ऊपर बह रही है तो दिशा ऐसी है, और धारा जब नीचे बहेगी, क्योंकि इसने क्या बोला है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, तो इसको हम पृष्ठ मानते हैं। इसी को कागज का तल भी बोलता है, अभी पृष्ठ बोल दिया है। तो अंदर की ओर धारा बह रही है तो इसी को मैं ऐसा कर दूंगा, क्योंकि मेरे को लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना है, राइट हैंड का यूज करना है। तो धारा जब ऐसे बहेगी तो हमारी उंगलियां कैसे मोड़ रही हैं? ऐसे मोड़ रही हैं, और ये क्या है? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर आपका आएगा दक्षिणावर्त। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो वामावर्त होगी कि दक्षिणावर्त होगी, ये दिशा पता करने के लिए आपको दाहिने हाथ का नियम लगाना पड़ेगा। सिर्फ उस धारा की दिशा पे आप अंगूठे को कर देना और उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है चालक में धारा का प्रवाह चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न। देखिए ये नीचे की ओर बह रही है क्योंकि क्वेश्चन में हमको नीचे की ओर बोला गया है, और दाहिने हाथ के नियम से वो इधर है ना, जब नीचे की ओर बहेगी तो हाथ हमारा ऐसा हो रहा है। क्लियर? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई क्या है। विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई क्या है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसी को विद्युत दाब बोलते हैं। ठीक है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? इससे पहले के वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था फिजिक्स पे विद्युत धारा के ऊपर, तो वहाँ मैंने बताया था कि जब किसी चालक के सिरों पे आप बैटरी लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होने, जो आप विभवांतर लगा रहे हैं ना, उसको विभवांतर उत्पन्न करने का काम कौन करता है? बैटरी करती है। बैटरी लगाए तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि विभवांतर एक प्रकार का विभवांतर और विद्युत वाहक बल लगभग एक जैसे हैं, बस कहीं कहीं दोनों में कुछ अंतर आपको परिभाषा के अनुसार दिखाई देगा। तो वो अंतर आप ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे और आएगा। ठीक है। तो उसमें मैं एकदम डील में उसको बताया कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है मैक्सिमम। ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ आप ये याद रखिए कि जैसे ये चालक है, आपने बैटरी लगाई क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। तो देखिए ये जो चालक है ना, उसके 2 बिंदुओं के बीच का विभवों का अंतर विभवांतर कह रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर निकाल सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर भी आप निकाल सकते हैं। यानी बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच जो मैक्सिमम विभवांतर होता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, किसी सेल, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सेल तो लगाना पड़ेगा,
किसी सेल के सिरों पर अधिकतम विभवांतर, तो ये जब सेल आप लगाए तो इसके सिरों यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो अधिकतम विभवांतर उत्पन्न होता है वही विद्युत वाहक बल है। तो हमको क्या पता चला, विद्युत वाहक बल भी क्या है, एक प्रकार का विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा। सिर्फ विभवांतर में अधिकतम शब्द लगा देना, अधिकतम विभवांतर किसके सिरों पर, बैटरी के सिरों पर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है। विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में एक बार जाइएगा, विद्युत धारा के टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसमें विद्युत धारा की एकदम डिटेल दी हुई है, लेकिन हम सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्लियर। तो विद्युत धारा के मान किसके बराबर होता है। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह का दर, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे ये चालक है, इसके सिरों पे आपने विभवांतर लगाया, तो कोई भी किस चालक में विद्युत धारा का विद्युत धारा का प्रवाह किस में होता है, चालकों में होता है। और चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। इसका मतलब ये है, जिन धातुओं, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी में विद्युत धारा का निर्माण होगा। यानी एक प्रकार से बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा का निर्माण करता है, या इसी को हम बोल सकते हैं आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा का निर्माण करता है, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो मैं विद्युत धारा का सूत्र कैसे लिख सकता हूं, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश, चालक में आवेश प्रवाह की दर, और दर को हम लोग कैसे लिखते हैं, आवेश क्यों लिखा बटे टी कर दिया, यानी आवेश प्रवाह की दर बराबर विद्युत धारा। अब क्यू क्या है, आवेश है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है इसकी वैल्यू, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश। और मानते हैं कि उस चालक में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो दी हुई रहेगी, कि उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हर चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहता है। जैसे चांदी में सबसे ज्यादा होती है तो सबसे अच्छा चालक होता है। तो ये आपका विद्युत धारा का सूत्र बस याद कर लीजिए, I = Q/T होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर। वही तो यहाँ पूछा ना कि विद्युत धारा किसके बराबर होता है, यानी आवेश बटे समय के बराबर होता है। 3 ऑप्शन और दिए थे, 4 ऑप्शन और दिए थे उस समय, और आवेश बटे समय उसका आंसर था। तो विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बटा समय। Q = क्या होता है, Q क्या होता है, Q टोटल आवेश। तो हम एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश मानते हैं ना, 1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उस चालक में n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, NE/T हो जाएगा, क्लियर। तो जैसे न्यूमेरिकल में आपको देखना है कि वो आवेश का मान दिया है कूलाम में, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाना, और आवेश का मान दिया हो तो ये लगाना, क्लियर। तो यह आवेश और धारा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा तो Q = IT होता है, Q = IT। तो ये फॉर्मूला बस याद कर लो आप लोग, ठीक है। मात्रक का एम्पियर होता है, ठीक है, इसको ना लिखें तो ज्यादा बेटर है, मात्रक इसका एम्पियर रहता है, क्लियर। और एम्पियर से बड़ा मात्रक, छोटे मात्रक भी होते हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। तो आई होप ये 3 सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। एक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर आधारित था कि दिशा क्या होती है, दूसरा आपका विभवांतर और विद्युत वाहक बल के आधार पे था। तो बस ये याद रखिएगा, किसी सेल के का जो मैक्सिमम विभवांतर होता है ना, वही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब मैं अगर बोलूं कि ये दो बिंदुओं के बीच, तो मैं विभवांतर बोलूंगा, और मैं बोलूंगा इनके सिरों के बीच, तो मैं इसको विभवांतर भी बोलूंगा कभी कभी, और कभी विद्युत वाहक बल भी बोलूंगा, वो आगे क्लियर होगा, क्लियर। और विद्युत धारा तो बहुत आसान है, पिछले वीडियो में और चले जाना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोध के ऊपर। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ लेता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, तो किन्हीं 2 सिरों के बीच कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। ये बोल रहा है कि कोई त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं हैं उसमें 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच हमको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये है प्रतिरोध के संयोजन के आधारित एक क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिरोध पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, CGPSC मेंस हेडिंग दिया था उसमें, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। प्रतिरोध देखिए, थोड़ा स्टार्ट हमको करना ही पड़ेगा रिवाइज के लिए। किसी चालक के सिरों पे हम क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्या काम करती है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न करने का काम करती है।
और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो प्रत्येक चालक, जैसे कॉपर की तार को मैं बैटरी से जोड़ दूँ, सेल से जोड़ दूँ और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना चाहूँ, तो उस चालक की एक प्रवृत्ति होती है कि वो खुद में से विद्युत धारा के प्रवाह होने का विरोध करती है कि आप मेरे में से प्रवाहित न हो। ठीक है, तो चालक की इस प्रवृत्ति जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, उसको उसका प्रतिरोध कहते हैं। यानी वो चालक जो है विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रतिरोध। तो एक प्रकार से बोलना चाहिए ये जो रहता है ना प्रतिरोध, वो धारा को कंट्रोल करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। अब सीधी सी बात है, बचपन में उन्होंने सेल का यूज़ करके बल्ब जलाया है। ठीक है, हम क्या करते थे, एक छोटा सा बल्ब एक सेल से जलाते थे, लेकिन अगर वो बल्ब बड़ा होता था और एक सेल से हमारा काम नहीं बन पाता था, तो हम एक क्या करते थे, एक सेल के पीछे दूसरा सेल जोड़ते थे और फिर जला देते थे, तो वो जल जाता था। क्योंकि जब एक सेल से काम नहीं बन रहा है तो दो या दो से अधिक सेल का हम उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही अगर धारा को रोकने या कंट्रोल करने के लिए जो प्रतिरोध मेरे पास दिया हुआ है, जो हमारे पास प्रतिरोध है, मान लीजिए कि 4 ओम का प्रतिरोध मेरे को दिया हुआ है, लेकिन मैं उससे अपने विद्युत परिपथ में जितनी मेरे को करंट चाहिए, रोकनी चाहिए, वो नहीं रुक पा रही है, तो मैं क्या करूँगा, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ कर भी मैं वो प्राप्त कर सकता हूँ। क्लियर। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, देखिए जैसे हमको अलग अलग प्रतिरोध दिए हैं, 2 2 2 के 3 प्रतिरोध दिए हैं और मेरे को 6 का बनाना है, तीनों को जोड़ूंगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। दिए गए प्रतिरोध का जो मान बढ़ाने के लिए मैं उनको जोड़ूंगा और मान कम करना है तो मैं उसको समांतर क्रम में जोड़ूंगा। फिर से थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर कि वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अगर हमको अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए तो मैं 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा और मेरे को जो प्रतिरोध दिया है उससे कम प्रतिरोध की मेरे को आवश्यकता है तो मैं उनको समांतर क्रम में जोड़ूंगा। एक बार इसमें देखते हैं, अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोधों के संयोजन के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन ऐसा होता है कि एक प्रतिरोध है, उसके पीछे आप दूसरा प्रतिरोध लगा दीजिए। फिर क्या कीजिए कि एक सिरे को आप बैटरी के प्लस से जोड़ दीजिए और दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से जोड़ दीजिए। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। और इसका जो परिणामी होता है, अब 2 को मैंने जोड़ा ना, तो वो 2 जोड़ने के बाद अब मान के चलिए एक ही बन गए, ये टोटल को मैं 1 मानूंगा, तो उसका जो परिणामी बनता है ना, परिणामी प्रतिरोधों क्या होता है, उन अलग अलग प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। ये श्रेणी क्रम का सूत्र है, याद कर लीजिए, R = R1 + R2। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, जो एक प्रतिरोध है ना, उसके पीछे दूसरे प्रतिरोध को नहीं लगाना है, उसके नीचे दूसरे प्रतिरोध को लगाना है और दोनों प्रतिरोध का जो पहला सिरा है ना, उसको एक बिंदु से जोड़ना है और दोनों प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है उसको दूसरे बिंदु से जोड़ना है। फिर इसको बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ देना है। मतलब ये श्रेणी क्रम में आप एक के पीछे एक जोड़ रहे थे और इसमें एक के नीचे जोड़े। इसमें क्या होता था, इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जोड़ रहा था और इसमें क्या होता था, दोनों के पहले सिरे एक साथ, दोनों के दूसरे सिरे एक साथ, फिर इसका बैटरी से कनेक्शन। तो समांतर क्रम का जो परिणामी प्रतिरोध है उसका सूत्र है 1/R = 1/R1 + 1/R2। ये R1 है और ये R2 है और ये टोटल का परिणामी है R। देखिए न्यूमेरिकल के साथ मैं इसका पूरा डीप कर रहा हूँ, लेकिन इससे और ज़्यादा भी आएगा, लेकिन इतना टाइम देना अभी ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सूत्र आपको याद हो गया। अब आ जाइए प्रश्न के ऊपर। त्रिभुज के 3 कोनों में 2 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। हमको क्या बोला गया है कि 2 सिरों के बीच, तो किसी भी 2 पॉइंट को आप A और B नाम दे देना। 2 पॉइंट बनाना जरूरी है, तभी हमको पता चलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच ही हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए कभी कभी चित्र में क्या होता है, श्रेणी और समांतर अलग अलग नहीं दिखता, एक ही चित्र में दोनों मिश्रित रूप में मौजूद होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ये एक प्रतिरोध मैं 1 मान लेता हूँ, ए के बाद ये प्रतिरोध, एक पहला प्रतिरोध मानता हूँ, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध मानता हूँ। तो क्या होगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों को मैं क्या मानूंगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम का हम लोग सूत्र पता है, बस दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब मेंस जैसे हमको तो इसको लॉन्ग लिखना, सूत्र बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध एक के पीछे एक है, इसलिए श्रेणी क्रम होने के कारण 2 और 2 4 हो गया। तो इनका परिणामी आपका कितना हो जाएगा, 2m + 2m = 4m, 2 ओम + 2 ओम = 4 ओम हो गया। क्लियर। अब ये दोनों मिलकर एक प्रतिरोध बना दिए मान लीजिए, यानी एक प्रतिरोध बन गया यहाँ पर।
कितने ओम का? 4 ओम का। अब देखिए ये वाला जो परिणामी प्रतिरोध बन रहा है और नीचे जो परिणामी प्रतिरोध बन रहा है, दोनों का जो पहला सिरा है वो ए से जुड़ा है और दोनों का दूसरा सिरा जो है वो बी से जुड़ा है। यानी यहाँ पे कौन सा संयोजन हो गया? समांतर क्रम का संयोजन हो गया। ठीक है, तो अब हम परिणामी कैसे निकालेंगे? समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, 1/r इज इक्वल टू, इसका आपका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 थी इसकी वैल्यू जुड़ने के बाद, और आपका नीचे वाला है 1/2। क्लियर? ये नीचे रहता है समांतर क्रम में, रेसिप्रोकल फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम अगर निकालना 3/4 आएगा, लेकिन हमको 1/r का मान नहीं निकालना है, हमको r का मान निकालना है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हम ना लास्ट में जो आंसर आता है उसको पलटना भूल जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पलटना पड़ेगा। 1/r इज इक्वल टू 3/4 है, तो आपका r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4/3 का। इसको उल्टा करके मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे को किसी विद्युत परिपथ में 4/3 ओम की जरूरत है और मेरे पास 2 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे इसको कैसे बना सकता हूँ? 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा और तीसरे को उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ूंगा, तो ये प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर आधारित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको डील करता हूँ। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता। पहला दिया था आपको विद्युत धारा, दूसरा दिया था आपका प्रतिरोध, तीसरा वोल्टेज यानी विभवांतर, चौथा समय, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्न में से किन कारकों पर निर्भर नहीं करता। तो अब आते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। पहला आपका होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हमने पढ़ा कि विद्युत किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था। दूसरा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक जो है ना वो गर्म हो जाता है, ये है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और तीसरा होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, अभी यहाँ पे टॉपिक में नहीं है इसलिए आगे आएगा तो फिर उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है? डील फिर से, बैटरी लगाने पर विद्युत धारा का प्रभाव होता है, और किसमें प्रभाव होता है? चालक में। और चालक की क्वालिटी क्या होती है? वो अपने अंदर से विद्युत धारा के प्रवाह होने का विरोध करता है। बैटरी क्या काम कर रही है? विद्युत धारा को प्रवाहित होने बोल रही है, और चालक क्या कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है। तो उस चालक के प्रतिरोध के विरोध के बावजूद जो बैटरी को विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कार्य करना पड़ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रतिरोध जो रहता है वो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध का काम करता है, रुकावट का काम करता है, लेकिन बैटरी को उस प्रतिरोध के विरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो होता है वो उस चालक में ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। ठीक है, बैटरी लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का क्षय होता है, क्योंकि प्रतिरोध रोक रहा है और बैटरी प्रवाहित कर रही है, तो वो ताकत लगा रही है, अपनी तरफ से ऊर्जा लगा रही है, तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। तो यही जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा जो व्यय हो रही है ना, वही उस चालक तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाती है, और इसी कारण चालक गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है, तो जूल ने इसका कुछ प्रयोग किया था और जो उत्पन्न ऊष्मा हो रही है ना उसके मान के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया था। उसने निकाला था जूल के अनुसार H = I² RT, यानी किसी चालक में विद्युत धारा आपने प्रवाहित की और वो चालक गर्म हो गया, तो कितना गर्म हो गया, उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये होती है I² RT। याद कर लेना, ये काम का ज्यादा नहीं था, ये बेसिक था, ये आपका काम का ज्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा = I² RT, यानी किस बातों पर निर्भर कर रहा है? एक तो धारा जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उत्पन्न ऊष्मा जो है वो उस चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा ऊष्मा जो है जितने समय तक धारा प्रवाहित हो रही है उस समय के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ऊष्मा किस बात पर निर्भर कर रही है? इसमें जितनी धारा प्रवाहित आप कर रहे हो उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये धारा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वो गर्म होगा।
इस चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, जो अवरोध उत्पन्न का काम कर रहा था, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। यानी चालक का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा ना, उसकी ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होगी। तीसरा समय, जितनी देर तक आप करंट प्रवाहित करोगे उतनी देर वो गर्म होगा। ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण याद कर लीजिए। जैसे हीटर होता है ना, पानी गर्म करने का हीटर, उसका जो फिलामेंट रहता है ना, आगे जो कॉइल टाइप का बना हुआ रहता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब उसको हम विद्युत कनेक्शन से जोड़ते हैं तो वो विद्युत धारा के मार्ग में इतना ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है कि वही जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है और जो उसको विद्युत धारा के प्रवाह करने के लिए जो विद्युत सर्किट द्वारा ऊर्जा दी जा रही है, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। और वही ऊर्जा जो व्यय होगी ना, वही उसमें ऊष्मा के रूप में बहुत ज़्यादा तरीके से प्रकट हो जाती है। इसलिए वो बिल भी ज़्यादा खींचता है, क्योंकि उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक, तो जूल के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी ये धारा, प्रतिरोध और समय के रूप में था। ठीक है, अब ओम के नियम को आप लोग जानते हो, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो पक्षांतर कर करके आप भिन्न भिन्न वैल्यू यहाँ पे रखते जाना। कभी V इज इक्वल टू आई आर कर देना, V की जगह आप आई आर लिखो। तो आई आर जब लिखोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई पहले से था, आई स्क्वायर आर टी ये आ जाएगा। और एक और सूत्र आप बना सकते हैं इसी ओम के नियम से, तीसरा। तो 1 2 3, अगर प्रश्न में आप देखना उसमें आई आर टी और एच में कोई 3 राशि दी हुई, चौथी राशि निकालनी, तो आप ये सूत्र लगाओगे। अगर आपको वोल्टेज के रूप में दिया हुआ है तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे, और आपको प्रतिरोध के रूप में दिया है तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे। न्यूमेरिकल में पूछता है। ठीक है, और ये जो ऊष्मा का मान आपका निकलेगा ना, वो जूल में निकलेगा। किसमें निकलेगा? जूल में निकलेगा। और ऑब्जेक्टिव में आप देखिएगा कि जो आंसर मांग रहा है वो जूल में है या कैलोरी में है। अगर कैलोरी में आंसर आया तो जो आप आंसर निकाले हैं उसको 4.2 से डिवाइड कर देना, तो वो कैलोरी में चेंज हो जाता है। समझ आ रहा है? ऐसा सूत्र रखने के बाद जो आंसर आएगा वो जूल में रहेगा, उसको 4.2 से डिवाइड करोगे तो वो कैलोरी में आएगा। तो क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में आप देखना तो जूल में मांग रहा है या फिर कैलोरी में मांग रहा है। ओके, तो ये आपका धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर हुआ क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारे 5 और 6 क्वेश्चन हो गए। मेरा टारगेट था 10 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन डील ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग को ये पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कुछ कमी रहेगी तो भी बताइएगा। टेक्निकली इश्यू थोड़े होंगे पर थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा।